तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा आपका। स्क्रीन विजिबल है? मैम बुक भी लेना पड़ेगा क्या हम लोगों को पढ़ने के लिए? लाइक बुक किस चीज के लिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए? हाँ मैम, जैसे देखिए जितने भी सेट हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वो सारे ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर जी आप जी चाहो तो उनको डाउनलोड करके सॉफ्ट कॉपी जो उनकी होती है उससे देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इससे नहीं हो पा रहा है तो आप प्रीवियस ईयर के लिए बुक ले लो। क्योंकि बुक का तो ये है कि अगर आप पेपर 1 की बुक लोगे तो सारे उसमें सारे यूनिट्स कवर हो जाएंगे। जी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बुक परचेज करनी है कि आप ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके नोट्स से ज्यादा आपके क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। जी मैम। आज हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च। जब भी हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च में जो भी फर्स्ट क्लास में था मुझे कोई भी रिसर्च के 2 कैरेक्टरिस्टिक बताए। सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिविटी। ओके ठीक है, एक्यूरेसी। वेरी गुड। तो आज हम वही देखेंगे कि हमारे रिसर्च के क्या स्टेप्स होते हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करके हमें अपनी रिसर्च कंटिन्यू करनी होती है। 7 स्टेप्स ऑफ रिसर्च होता है, ठीक है। जो रिसर्च प्रोसेस होता है उसमें आपके 7 स्टेप होते हैं। इसमें आपका कुछ भी पूछ सकते हैं, वो सीक्वेंसिंग पूछ सकते हैं, नंबर पूछ सकते हैं कि रिसर्च प्रोसेस में कितने स्टेप होते हैं, ठीक है। 3rd नंबर पे क्या होता है, 6 पे क्या होता है, और सीक्वेंसिंग पूछ लेंगे कि इनको एक सीक्वेंस में लगाइए, ठीक है। नीचे आपके ऑप्शंस दे देंगे, उसके बाद में कहेंगे इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। जैसे आपको ये फर्स्ट है रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना, सेकेंड स्टेप है लिटरेचर का रिव्यू करना, 3rd है हाइपोथेसिस बनाना, 4th है रिसर्च को डिजाइन करना, रिसर्च जो हम कर रहे हैं उसके लिए एक रिसर्च डिजाइन करना, स्टेप 5 है डेटा कलेक्ट करना, स्टेप 6 है डेटा को एनालाइज करना, 7th स्टेप है इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। हमने जो भी डेटा इकट्ठा किया है हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको इलेबोरेट करेंगे कि ये डेटा कैसे यूजफुल है, क्या फाइंडिंग्स है हमारी, और उस पे हम अपनी रिपोर्ट बना देंगे। सो रिसर्च प्रोसेस क्या है? रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ मल्टीपल साइंटिफिक स्टेप्स। मल्टीपल मतलब मोर देन वन है, जैसे आपने देखा कि 7 स्टेप्स हैं तो मोर देन वन है तो हमने मल्टीपल कहा। साइंटिफिक स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स हैं वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के रख दिया गया है, वो बहुत वैज्ञानिक तरीके से वो स्टेप्स बनाए गए हैं। ये एक प्रोसेस है मल्टीपल मल्टीपल साइंटिफिक स्टेप्स को फॉलो करने का इन कंडक्टिंग द रिसर्च वर्क। हमारा जो भी रिसर्च वर्क है उसको हम कैसे साइंटिफिक स्टेप बाय स्टेप जाके हम उस पे काम कर सकते हैं, यही हमारा रिसर्च प्रोसेस होता है। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, कि हम अपनी जो भी प्रॉब्लम है, हम जिसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को हम पहचाने, आइडेंटिफाई करें और उसको डिफाइन करें कि हमने जो भी प्रॉब्लम ली है उसका क्या रिलेवेंस है, उसकी क्या महत्ता है, वो कैसे लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। तो अब रिसर्च प्रॉब्लम लेने से पहले सबसे पहले हमें जो कीप इन माइंड, हमें जो ध्यान में रखना होता है वो ये है कि हम ऐसे टॉपिक पे काम करें जिस टॉपिक पे हमारा इंटरेस्ट हो, ना कि वो ऐसा टॉपिक हो जो किसी ने हमें सजेस्ट कर दिया हो। आपका रिसर्च वर्क अगर हम देखें तो मिनिमम 3 साल का रहता है। तो अगर उन 3 सालों में आप अपने इंटरेस्ट के टॉपिक के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो समहाउ ये पॉसिबल है कि आप कुछ टाइम के बाद में आपका उस काम में मन नहीं लगेगा, फिर आपको
आपको उसमें आप उतना एक्टिवली उस चीज में, उस टॉपिक के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट का टॉपिक ही नहीं है। ठीक है, तो जो पहला स्टेप है, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेप हैपेंस टू बी सेलेक्टिंग। आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो सेलेक्ट करेंगे एंड प्रॉपरली डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, और उसको प्रॉपरली डिफाइन भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने सेलेक्ट कर लिया योगा, ठीक है, सो योगा तो बहुत ही ज्यादा वास्ट है। आप योगा में किस चीज के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो? आप हठ योग में जाओगे, आप अष्टांग में जाओगे, आप थेरेपेटिक योग में जाओगे, ठीक है, आप योगा के किस फील्ड में जाओगे? उसके बाद में अगर आप हठ योग में भी जा रहे हो तो उस हठ योग में आप किस चीज, हठ योग में भी अलग अलग हमारे टेक्स्ट हैं, हठ योग प्रदीपिका है, गहन संहिता है, ठीक है, हठ रत्नावली है। तो आप बिल्कुल स्पेसिफिक होते हो अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक कभी वेग नहीं होना चाहिए, आपका टॉपिक बहुत क्लियर होना चाहिए, जिससे कि जो भी आपके टॉपिक को रेफर करे वो तुरंत उस चीज को समझ जाए कि रिसर्चर ने किस चीज के ऊपर रिसर्च करी है, उसकी वो क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो ये आपका स्टेप 1 है। स्टेप 2 है रिव्यू द लिटरेचर। लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये है कि आपने जो भी टॉपिक लिया, सपोज आपने टॉपिक ये लिया कि प्लांट्स को अगर हम सनलाइट में रखें तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, आपका ये रिसर्च टॉपिक है, आप इसी इसी टॉपिक के अंदर में रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, तो अब इस प्लांट्स के ऊपर या सनलाइट के ऊपर या उसको धूप में रखने के ऊपर जितना भी काम पहले हो चुका है, ठीक है, जितना भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, वंस द रिसर्च प्रॉब्लम इज डिफाइंड आइडेंटिफाइड, मतलब जब आप अपना फर्स्ट स्टेप रिसर्च का कंप्लीट कर लेते हो तो अगला स्टेप आपका आता है रिव्यू करना, जो पहले से रिसर्च मौजूद है उसको। ठीक है, क्योंकि हम जिस भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं उस टॉपिक पे हमें और जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ टॉपिक को सेलेक्ट करना, टॉपिक को डिफाइन करना सफिशिएंट नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, कि हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू हम कैसे करेंगे? हम अलग अलग बुक्स पढ़ सकते हैं, हम गूगल स्कॉलर पे जाके अपने टॉपिक का नाम वहाँ डालते हैं, रिजल्ट आ सकता है। और भी हमारे बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे हम सिमेंटिक में जा सकते हैं, डायमेंशन में जा सकते हैं, स्कोपस के थ्रू हम देख सकते हैं, पबमेड में जा सकते हैं। तो कुल मिला के हमें अपने टॉपिक से जुड़ा हुआ जितना भी डेटा मौजूद है, हमें उन सबको एक बार ही गो थ्रू करना होता है, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में और ज़्यादा जान लें। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड स्टेप होता है रिव्यू द लिटरेचर। इसमें कोई डाउट है स्टेप 1 और स्टेप 2 में? नो मैम। थर्ड है फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस। हम लोग हाइपोथेसिस के बारे में पूरी हमने एक क्लास पढ़ी हुई है। ठीक है, कोई भी एक मुझे बताए, मैं पूछूंगी, ओके, मैं आपसे पूछती हूँ कि हाइपोथेसिस क्या होती है, वही मुझे बताएगा। प्रियंका कुशवाहा, आई थिंक आप रेगुलर रहती हैं क्लास में, यस मैम। आप मुझे बताइए हाइपोथेसिस के बारे में। हाइपोथेसिस मैम की प्रॉब्लम और रिसर्च के बीच में होती है। कोई प्रॉब्लम अगर लेते हैं तो उसमें रिसर्च करते हैं कि मतलब उसमें क्या है, अकॉर्डिंग सही आता है कि नहीं आता, मतलब एक परिकल्पना लेते हैं कि ये सही भी हो सकता है और रिजल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, अल्टरनेटिव है हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। ओके, विजय जी आप मुझे बताएंगे, आई थिंक आप भी रेगुलर हैं क्लास में। मैम मुझे ऐसे इसके बारे में पता तो नहीं, लेकिन फिर भी अपनी ओर से बता रहा हूँ मैम। कोई मतलब पूर्वानुमान लगा लेते हैं हम कि ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा ही हुआ होगा? जी मैम, जैसे कि ये घटना हुई होगी, नहीं होगी, ये कह नहीं सकते हम लोग।
जया चौबे जी, चौरे जी। यस मैम। मैम हाइपोथेसिस बेसिकली जब हम किसी भी टॉपिक की रिसर्च के लिए जाते हैं तो उस रिसर्च को करने के पहले हम उसके लिए सोचते हैं कि ये सही होगा या नहीं होगा। तो दो टाइप से हम उसको डिसाइड करते हैं, एक तो सही की तरफ जाएगा और एक न्यूट्रल रहेगा। सो हाइपोथेसिस एक परिकल्पना होती है जो हम किसी भी सर्च को करने के लिए करते हैं सबसे शुरू में। एक अनुमान होगा, ठीक है, एक रैंडम गेस होगा जो हम अपने रिसर्च टॉपिक के लिए बनाते हैं, क्योंकि वो हमारी रिसर्च को एक डायरेक्शन देता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे अगर हमने कोई भी टॉपिक ले लिया, हम किस डायरेक्शन में जाएं, हम किस तरह से काम करना स्टार्ट करें। सो जो हमारी हाइपोथेसिस होती है वो एक तरह का अनुमान होता है, एक रीजनेबल अनुमान होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था क्लास में कि हम ये अनुमान कैसे लगाएंगे। हाइपोथेसिस बनाने के तरीके होते थे, है ना, कि हम किन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी हाइपोथेसिस बना सकते हैं। तो उसके बाद में जो तीसरा स्टेप आएगा, जब हमने अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, हमने उस पे लिटरेचर रिव्यू कर लिया, तो थर्ड स्टेप आएगा कि हम उस पे अपनी हाइपोथेसिस बनाएंगे, ठीक है। अब हाइपोथेसिस क्या है? एक टेंटेटिव एजम्पशन है। टेंटेटिव एजम्पशन, टेंटेटिव का मतलब एक टेम्परेरी एजम्पशन, एजम्पशन मतलब अनुमान। तो हम एक अनुमान लगा लेते हैं अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में, कि हम जिस भी चीज पे काम करना शुरू कर रहे हैं, सपोज हमने प्लांट्स एंड सनलाइट के बारे में अपने टॉपिक लिया, तो हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया था दो तरह की होती है, एक नल होती है, एक अल्टरनेट होती है। नल को बोलते हैं शून्य परिकल्पना, अल्टरनेट हाइपोथेसिस का दूसरा नाम था रिसर्च हाइपोथेसिस, ठीक है। तो हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं कि अगर मैंने प्लांट्स और सनलाइट को लेके काम करना शुरू किया, तो नल हाइपोथेसिस में हम बनाएंगे कि सनलाइट का प्लांट्स की ग्रोथ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, ओके। अल्टरनेट बनेगी कि सनलाइट प्लांट की ग्रोथ को प्रभावित कर रही है, इफेक्ट कर रही है। तो ये दो हाइपोथेसिस हम बना के इसी पे अपना काम करना शुरू करते हैं। फिर रिसर्च के लास्ट में जब हम अपना पूरा काम खत्म कर लेते हैं, डेटा कलेक्ट हो गया, डेटा एनालाइज हो गया, तो इन दो हाइपोथेसिस में से कोई भी एक सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और मुझे क्लास में कोई भी ये बताए कि हम किस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, नल को या अल्टरनेट को? नल हाइपोथेसिस। का टेस्ट करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। टेस्ट हमेशा नल होगी, चाहे तो नल रिजेक्ट हो जाए, बट फिर भी टेस्ट हमेशा नल हाइपोथेसिस ही होगी, अल्टरनेट कभी भी टेस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है कि अगर आप भूल गए हो कि हाइपोथेसिस क्या होती है। रिवॉर्ड्स इंक्रीज रीडिंग अचीवमेंट। एक हमने हाइपोथेसिस ये बनाई कि जो रिवॉर्ड है, अगर हम किसी को कुछ पुरस्कृत कर रहे हैं, कुछ अगर कोई पढ़ रहा है और उसके बदले में हम उसको कुछ जैसे घर में बच्चे होते हैं, हम उनसे कहेंगे कि अगर आपने ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए आज, तो आपको हम चॉकलेट देंगे। तो अगर उन उस 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद में उसको चॉकलेट मिली, तो मे बी नेक्स्ट डे वो खुद से वो रीडिंग पे ध्यान देने लगे। तो रिवॉर्ड्स इंक्रीज रीडिंग अचीवमेंट। दूसरा हमने बना लिया रिवॉर्ड्स डिक्रीज रीडिंग अचीवमेंट, कि रिवॉर्ड देने से जो रीडिंग अचीवमेंट है वो कम हो जाते हैं। और तीसरा हमने बनाया कि रिवॉर्ड हैव नो इफेक्ट ऑन रीडिंग अचीवमेंट। अभी देखो यहाँ पे नो इफेक्ट आ गया, इसका मतलब ये कौन सी हाइपोथेसिस है? नल है। नल हाइपोथेसिस। नल को डिनोट करते हैं H नॉट से, ठीक है। तो इस तरह का जब भी हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं, तो हम एक अपनी हाइपोथेसिस बना लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे इन तीनों में आपके जो वेरिएबल्स है, रिवॉर्ड है और अचीवमेंट है, ठीक है। हम एक चीज को वैरी करते हैं और एक चीज पे उसका प्रभाव देखते हैं। आपको मैंने वेरिएबल्स भी पढ़ाए हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 4 4 आपका क्या है? अच्छा, एक बात आप मुझे बताओ कि रिसर्च के किस स्टेप में सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है? हाइपोथेसिस।
वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो थर्ड स्टेप होता है, इसमें हमें सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये ऐसा काम है जो हम खुद से करते हैं, खुद के विवेक से करते हैं, खुद के नॉलेज से करते हैं, ठीक है। इससे पहले जो भी स्टेप आए, लिटरेचर को रिव्यू करना, कोई इसमें आपने कुछ नया नहीं किया, जो पहले से अवेलेबल था आपने उसी चीज को पढ़ा, ठीक है। प्रॉब्लम सिलेक्ट करने में कुछ क्रिएटिव नहीं हो सकते, जो प्रॉब्लम है आप उसको एज इट इज चूज करोगे, उसमें आप कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते। तो जो थर्ड स्टेप होता है रिसर्च का, इसमें सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है। रिसर्च डिजाइन फोर्थ स्टेप है आपका। रिसर्च डिजाइन हमें ये बताएगा कि हम अपनी रिसर्च को, हमने हाइपोथेसिस बना ली, ये हमें ये बताएगा कि हम अपनी रिसर्च को कैसे कंडक्ट करें, हम क्या चीज उसमें यूज कर सकते हैं, क्या मेथड्स उसमें यूज कर सकते हैं। तो रिसर्च डिजाइन हमें बताता है हाउ टू कंडक्ट रिसर्च, यहाँ पे 2 बार लिख गया, हाउ टू कंडक्ट रिसर्च यूजिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च मेथोडोलॉजी। एक कोई पर्टिकुलर मेथड हम कैसे यूज करेंगे, वो हमें रिसर्च डिजाइन में बताना होता है, डिजाइन में हमें सेलेक्ट करना होता है। तो इस बात को ध्यान में रख के हम 4 तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हैं। पहला तो ये कि हम सैम्पलिंग डिजाइन कैसे करेंगे। अब सैम्पलिंग मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, सबको सैम्पलिंग के बारे में पता है ना? यस मैम। ठीक है, इसीलिए मैंने स्टेप्स ऑफ रिसर्च को लास्ट में रखा, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स आ रहे थे, इसमें जैसे सैम्पलिंग आया, इसमें आपका हाइपोथेसिस आया, तो अगर आप पहले से नहीं पढ़ते तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट रहता कि सैम्पलिंग क्या है, आपका वो हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है। इसीलिए मैंने वो पहले करा दिया था, ये बाद में कराया। तो सैम्पलिंग डिजाइन कैसे करते हैं, अभी मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है कि सैम्पलिंग चूज करने के क्या तरीके होते हैं, कौन सी चीजों में हमें कौन सी सैम्पलिंग मेथड यूज करना होता है, ठीक है। अभी आप इस चीज को समझ रहे हो कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नो मैम। क्लियर है मैम। ओके, बी है आपका ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, ठीक है। ये उन कंडीशंस को डिफाइन करता है, हमें वो कंडीशंस बतानी होती हैं कि जिसके अंडर में हमें ऑब्जर्वेशंस को लेना है। कि सपोज अगर प्लांट ग्रोथ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम ये बता देंगे कि इसको शेड में नहीं रखना है, छाए में नहीं रख सकते, हमें धूप में रखना है, हमें बारिश चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, पानी किस टाइम पे देना है। तो वो कंडीशंस इसमें आती हैं जिसमें हमें अपने वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करना होता है। नेक्स्ट है आपका स्टैटिस्टिकल डिजाइन्स। इसमें हम ये बताएंगे कि जो आपने टेस्ट पढ़े थे, हमने टेस्ट बताए थे आपको, एफ टेस्ट था, काई स्क्वायर था, जेड टेस्ट था, टी टेस्ट था, ठीक है। ये टेस्ट हम इसमें डिसाइड कर देते हैं आके, और इसमें ये डील करता है थोड़ा क्वांटिटेटिवली। तो इसमें हम ये बताते हैं कि कितने आइटम्स को हमें ऑब्जर्व करना है, और जो डेटा हम गैदर कर रहे हैं, जो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं उसके लिए। हम SPSS यूज कर रहे हैं, हम और कौन सा हम एनोवा यूज कर रहे हैं, एनकोवा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये डील करता है स्टैटिस्टिकल टेस्ट से। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशनल डिजाइन। अब इसके बाद में ये 3 चीजें हमने डिसाइड कर ली, सैम्पलिंग की डिजाइन कर ली, ऑब्जर्वेशनल डिजाइन कर ली, स्टैटिस्टिकल डिजाइन कर ली। अब जो ऑपरेशनल डिजाइन है, ये डील करती है कि वो टेक्निक जिनसे जो भी प्रोसीजर हमने सैम्पलिंग में बताए, ठीक है, वो कैसे हम कैरी आउट करेंगे, हम किस तरह से उनको एग्जीक्यूट करेंगे। ऑपरेशनल डिजाइन हमारा फाइनल स्टेप होता है। तो ये जितनी चीजें हैं, आपको स्टेप 4 में ही डिसाइड कर लेनी होती हैं। जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च का स्टेप 4 है, डिजाइन रिसर्च डिजाइन, उसमें ये सारी चीजें हम डिजाइन कर लेंगे कि हमें कैसे अपने काम को आगे बढ़ाना होता है। नेक्स्ट है आपका कैरी आउट द रिसर्च प्रोसेस। कि एक बार में जब डिजाइन फाइनल हो गई कि हम कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं, कौन सा हम उसमें टेस्ट लगा रहे हैं, अब हमें हमें रिसर्च को कैरी करना होता है, रिसर्च को आगे बढ़ाना होता है। तो अब हम क्या चीजें करेंगे, हम डेटा को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, हम रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे,
ठीक है। अब इसमें क्या है, डेटा कलेक्शन। सपोज डेटा कलेक्शन है, तो डेटा कलेक्शन में अच्छा आप मुझे ये बताओ कि मुझे अपनी रिसर्च में 50 प्लांट्स के ऊपर स्टडी करनी है, तो ये जो 50 प्लांट्स हैं, ठीक है, ये रिसर्च के किस स्टेप में जाएंगे? ये जो नंबर असाइन कर रहे हैं हम कि 50 पौधे चाहिए हमें, डाटा में जाएंगे मैम, कलेक्ट डाटा। ये जाएंगे आपके रिसर्च डिजाइन में। डाटा कलेक्शन में तो हम उनको वहां पे रख के ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देंगे ना, डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। हम अपनी रिसर्च में क्या क्या चीज करने वाले हैं वो सब हमें स्टेप 4 में ही बता देना है। रिसर्च डिजाइन में ही हमें क्लियर कर देना है कि हम क्या क्या चीज यूज करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें सिंपली आपको डाटा कलेक्ट करना है। अगर आप कोई इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, कोई मशीनरी आपकी रिसर्च में यूज हो रही है, तो वो भी आप इसी स्टेप में डिफाइन कर दोगे कि मैं अपनी रिसर्च में ये यूज कर रहा हूँ, ये यूज कर रही हूँ। ठीक है, ये सिंपली यहाँ पे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में there are various alternatives available to collect relevant data. The researcher should select one method of collecting data. हम डेटा कलेक्ट करने का कोई भी एक मेथड चूज कर सकते हैं। ठीक है, और हम रैंडमली कोई मेथड चूज नहीं करेंगे। मेथड हम कौन सा मेथड हम ले रहे हैं उसको देखने के पहले हम ये देख लेंगे कि हम नेचर कैसा है उस मेथड का, उसका स्कोप कितना है, हमारी रिसर्च कितनी ऑथेंटिक होगी उस मेथड को यूज करके, ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है। ऐसा ना हो कि हमने कोई एक इक्विपमेंट ले लिया जो रिजल्ट तो अच्छा दे रहा है बट वो बहुत कॉस्टली है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, कितना टाइम लग रहा है उसमें, और जो भी वो रिजल्ट दे रहा है वो मेथड, उसकी एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, तो ये सब हम डेटा कलेक्ट करने से पहले या उस मेथड को सिलेक्ट करने से पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट हम डेटा को प्रोसेस करते हैं एंड डेटा को एनालाइज करते हैं। द लार्ज डेटा शुड बी कंडेंस्ड इनटू few manageable ग्रुप। जो हम बड़ा डेटा लेके चल रहे थे कि जब हमने जिस डेटा पे काम किया, सपोज अगर किसी ने बहुत 1000 पीपल पे काम कर लिया, 500 पे काम कर लिया, तो उस डेटा को हमें ऐसे अपने रिसर्च में रखना है कि जब कोई उस डेटा को देखे तो उसे उसे उसको समझने में इतनी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। क्योंकि होता क्या है कि आपने उन 500 लोगों पे काम किया तो आप उसको आड़ा तिरछा कैसा भी रख दो, आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी क्योंकि आपने उस पे काम किया। बट कोई सेकेंड पर्सन अगर उस चीज को देखेगा तो वो उसमें कंफ्यूज होगा, क्योंकि 500 इज अ बिग नंबर, एक बहुत बड़ा नंबर है, तो उसको समझना भी एक बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो अगर लोग आपकी रिसर्च को समझ नहीं पाएंगे तो मे बी वो उसका उतना यूज ना कर पाए। इसलिए आपको क्या करना है कि अगर बहुत बड़ा डेटा है तो उसको आप छोटे छोटे ग्रुप्स में कर दोगे। ठीक है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। हम डेटा को ही डिवाइड कर देते हैं, कैटेगरीज में बांट देंगे, रेलिवेंट, पर्पसफुल एंड यूजेबल कैटेगरीज में बांट देंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें डेटा को रिप्रेजेंट भी एक तरीके से करना होगा। उसके बाद में अभी सब कुछ हो गया, डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा एनालाइज कर लिया, अब हम अपना रिजल्ट बनाना शुरू करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रिपेयरिंग रिसर्च रिजल्ट। कि अभी क्या है कि जो आपने डेटा लिया, आपने डेटा इकट्ठा कर लिया, उस डेटा के क्या इम्प्लीकेशंस हैं। ठीक है, कि वो डेटा आपकी जो हाइपोथेसिस थी वो उस चीज पे फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर आपने सनलाइट एंड प्लांट्स के ऊपर काम किया है तो सनलाइट इफेक्ट डाल रही है कि नहीं, सनलाइट से ग्रोथ हैम्पर हो रही है नहीं, ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे अपना जो रिसर्च था, जो डेटा था, उसकी रिपोर्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, अपने डेटा को इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, डेटा को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम जो ऑब्जेक्टिव लेके चले थे, हमारा डेटा कैसा जा रहा है, वो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है या सनलाइट की हेल्प से कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है ग्रोथ पे, कैसा क्या हो रहा है, वो सब हम इस स्टेप में फाइनलाइज करते हैं आखिर। उसके बाद में 7th स्टेप क्या होता है, रिपोर्टिंग रिसर्च फाइंडिंग। कि हमें जो भी फाइंडिंग्स मिली,
इस स्टेप में। स्टेप 6 में हमें जो भी फाइंडिंग्स मिली उस चीज को हम एक प्रॉपर एक फ्रेमवर्क दे देते हैं, ठीक है। द फाइनल स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस आउटलाइन इज टू रिपोर्ट द रिसर्च फाइंडिंग्स। सपोज अगर आपने किसी डेटा पे काम किया, ठीक है, आपने 20 लोगों का एक डेटा लिया और आप एक पेपर बना रहे हो, रिसर्च पेपर बना रहे हो, तो जो लास्ट स्टेप होगा उसमें आप उस पेपर को मतलब पब्लिक कर दोगे कि ये मेरा डेटा आया, इसमें इससे ये कंक्लूजन्स निकल रहे हैं, मेरी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है कि रिजेक्ट हो रही है, जो कुछ भी लाइक लास्ट स्टेप होता है। तो जो कुछ भी आप स्टार्टिंग में लेके चले थे, आपने जो कुछ भी जिस प्रॉब्लम से स्टार्ट किया था, वो सब आपको इस स्टेप में आके क्लियर करना होता है कि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो उनसे टैली कर रही है या नहीं कर रही है, जो भी हो रहा है, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप होता है आपका रिसर्च प्रोसेस का। तो ये 7 स्टेप्स हैं आपके। इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट है इन 7 स्टेप में? No, ma'am. किसी के पास में सिलेबस है अभी? यस मैम। वेट मैं शेयर करती हूँ सिलेबस। स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. देखिए आपके रिसर्च में क्या क्या हो गया। रिसर्च हो गई, मीनिंग हो गया, टाइप हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है। ये इतनी चीज हो गई इसमें। आपका ये बच गया पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, ठीक है। मेथड्स ऑफ रिसर्च में सारे मेथड्स हो गए हैं जो आपके इसमें दिए हुए हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च हो गया है। आपकी 3 चीजें बच रही हैं, ये 2 तो आपकी एक ही क्लास में हो जानी है, ठीक है। एक क्लास इसके लिए चाहिए और एक मुश्किल से मुश्किल आपका जो रिसर्च का टॉपिक है वो 2 या 3 क्लासेस लगेंगी और हम अपना जो भी सिलेबस है वो खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी क्योंकि सिर्फ 3 क्लासेस बाकी हैं, ठीक है, मैक्सिमम 3 क्लासेस बाकी है या 2 क्लासेस में भी काम हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस टाइम में जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझसे क्लियर करा लो, क्योंकि फिर जब एक क्लास खत्म होने के बाद में दूसरी क्लास स्टार्ट होती है ना,